हेलो एवरीवन, मैं गौरव श्रीवास्तव आपका फिर से साथी चैनल पर वेलकम करता हूं। और आप में से बहुत से लोगों ने लास्ट मंथ जो पेपर हुए हैं प्रीलिम्स के, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ हो या फिर यूपीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ हो, आप में से बहुत से लोगों ने दिया होगा और उम्मीद कर रहे होंगे कि उसके रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, चाहे यूपीएससी की हो चाहे यूपीपीएससी की हो। तो जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो जाता है तो उस रिज़ल्ट का आउट होने के बाद से क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो रिज़ल्ट जब आउट होगा तो उससे आपको अप्रॉक्स 3 मंथ्स का आपको समय मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूपीएससी का जो मेंस है उसकी जो डेट है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और यूपीपीएससी का जो मेंस है उसकी जो डेट है वो 23 सितंबर से है। तो अप्रॉक्स आपको 3 महीने का समय मिलता है जिसमें आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो उस 3 महीनों में किस तरीके से उसको कैपिटलाइज किया जाए सो दैट कि आप जो है मेंस आप क्लियर कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है मेंस आप क्लियर करेंगे तभी आप इंटरव्यू स्टेज में जाएंगे और इंटरव्यू स्टेज क्लियर करने के बाद आप क्लियर वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। ओके, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। साथ ही साथ जिन एस्पायरेंट्स को लगता है कि उनका लो स्कोर है, ठीक है, जिनको थोड़ा डाउटफुल है कि मे बी उनका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये वीडियो में मैं आपको लास्ट में उनको भी बताऊंगा कि क्या आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। और बिलीव मी, मैं दोनों ही फेज मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। ठीक है, फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी देखा है। तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू हाउ टू टैकल। ठीक है, ये जो दो फेज होंगे, चाहे सक्सेस के हों या फेलियर के, उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है सो दैट कि आप उस चीज़ को अच्छे से कैपिटलाइज कर सकें। ओके, तो फर्स्ट थिंग, जो एस्पायरेंट नेक्स्ट वीक जो रिजल्ट आउट होगा उसमें जो एस्पायरेंट का क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स, उनको मैं बस ये कहना चाहूँगा कि राइटिंग आंसर, ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल आपकी उसी से आपको जो है मेंस में आप क्लियर कर पाएंगे, उसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। और वो आंसर राइटिंग कैसे होगा आपका इम्प्रूव, वो आप जब डेली राइटिंग करेंगे, डेली राइटिंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप कहीं भी आपने किसी भी संस्थान से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हो, वो आपकी इच्छा है, आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन वन थिंग आई कैन रिकमेंड यू कि आप डेली आप आंसर राइटिंग करें। और डेली आंसर राइटिंग करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आप आउट ऑफ 24 आवर्स आप एटलीस्ट 1 घंटा जो है वो आप आंसर राइटिंग को दें, जिसमें कि आप अप्रॉक्स 6 to 7 क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लें। ओके, जब 6 to 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 6 to 7 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करें वो GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, साथ ही ऑप्शनल का भी जो है यूपीएससी के जो एस्पायरेंट है, साथ ही ऑप्शनल का भी आप उसको पैरेलली लेकर चलें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ हम GS1 कवर कर लेंगे उसी का सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब बिलीव मी कि सबको लगता है कि हाँ हम सेपरेट कर लेंगे प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हम अटेम्प्ट आंसर राइटिंग करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम है, उससे पहले भी आपको लगेगा कि हाँ अभी भी मेरी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। ठीक है, तो सब कोई ऐसे ही करता है, और अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो आंसर राइटिंग इज़ द की। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि 1 आवर जो है आपको डेली बेसिस पे, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको डेली बेसिस पे 1 घंटे आपको आंसर राइटिंग करना है। आफ्टर दैट जो आपने प्रीलिम्स में जो भी आपने मटेरियल्स पढ़े हैं, जो भी आपने जो भी रिसोर्सेज रहे हैं आपके स्टडी मटेरियल्स के, चाहे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी हो, तो जो भी आपने मटेरियल्स रेफ़र किए हैं उसको फिर से रिवाइज करें, और जो आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाए उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल को भी डेली बेसिस पे आप एक टारगेट बना के चले कि हाँ मिस सेक्शन को आज मुझे रिवाइज करना है। ठीक है, तो उसको करने के बाद से आप एटलीस्ट 15 दिन में एक बार फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट देने से आपको क्या होगा ना कि आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ आपको किस एरिया पे और ज़्यादा अभी वर्क करना है, चाहे GS1 हो, GS2 या GS3, GS4। ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्शनल का भी, जो यूपीएससी का एस्पायरेंट है वो ऑप्शनल का भी अपना पैरेलली लेकर चलें। ठीक है, अब बात आती है कि
जब आपने आंसर राइटिंग कर लिया और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है वो सिस्टमैटिकली वो कवर होने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब आप इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आप जो है उनके सिलेबस के, उनके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उस सिलेबस को कवर करने लगते हो। और जब उनका जो वो टेस्ट सीरीज जब ओवर होता है तो आप देखते हो कि आपका जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस हो या यूपीपीएससी का जो सिलेबस है, वो सारा आपने कवर कर लिया है और आपने सब चीज़ों को अच्छे से नोट्स बना लिए हैं सारे टॉपिक्स पे, और सब चीज़ों पे आपका एक अच्छा कमांड बन गया है, ठीक है। तो ये रही रणनीति कि आप किस तरीके से आप यूपीएससी का मेंस और यूपीपीएससी का मेंस आप लिखेंगे। और ये कि यही रामबाण मैं आपसे कहूँगा कि आंसर राइटिंग इज़ द की। आप डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करें और साथ ही पैरेलली आप, ठीक है, आप रिवाइज अपने नोट्स करते रहें, ठीक है, उसी से आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। उसके लिए कोई अदर शॉर्टकट नहीं है। और हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप विजन की जो 365 आती है मेंस की, जो एक बुकलेट आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी अच्छी होती है, उसमें फैक्ट्स भी होते हैं। आप उस फैक्ट्स को आप हो सके तो आप नोट डाउन कर ले अपने वर्ड में, ठीक है, सो दैट कि लास्ट मिनट पे आप उसको रिवाइज कर सकें, ठीक। तो ये तो बात हो गई जिन बच्चों का, जिन एस्पायरेंट्स का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब उन लोगों का, उन बच्चों का जिनका लो स्कोर होने की वजह से जिनको डाउटफुल लग रहा है कि हाँ मे भी हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको ये कहूँगा कि कोई बात नहीं, ये होता है, हर किसी की एस्पायरेंट की लाइफ में ये फेज़ आता है, मेरी भी लाइफ के फेज़ में आया था, मैंने भी इस चीज़ को फील किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फेज़ आएगा उसको डील कैसे करना है, वो एक सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो उसको डील करने के लिए आपको क्या करना है, उसको डील करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टक नहीं होना है। आप ये हाँ, ये है कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट होता है तो मतलब एक हफ्ते तक आप, मतलब आप थोड़ा टाइम दें अपने आप को, थोड़ा सोचने का टाइम दें, थोड़ा आप कहीं घूम लें, कहीं चले जाएं, किसी से बात कर लें, ठीक है। थोड़ा जब मन हल्का हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि जो नए आ रहे हैं, जैसे यूपीएससी की वैकेंसी है, और मोस्टली बहुत से जो यूपीएससी के एस्पायरेंट है, इवन यूपीपीएससी के जो एस्पायरेंट है, उन्होंने भी यूपीएससी के थ्रू जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम होना है, जो कि नेक्स्ट मंथ शेड्यूल है, वो उसके लिए आप तैयार हो जाएं, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी के पोस्ट हैं उसमें, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। और ये सिंगल डे एग्ज़ाम है, और सिंगल डे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आप इसको भी दे सकते हैं। और इसकी भी जो पोजीशन है जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी, इसमें जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है। तो आप एक इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी आया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्या करना है कि आपको जो ये समय मिलेगा, ठीक है, आपको उस समय को गंवाना नहीं है, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज करना है। आप उस आईबी का हो या फिर ईपीएफओ का हो, या फिर आप देखें कि जो यूपीपीएससी के एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी नेक्स्ट मंथ में भी पॉसिबल है कि आरओ एआरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का और बीईओ का आने वाला है वैकेंसी। तो आपको क्या करना है ना, ये जो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो समय को ज़ाया नहीं करना है, और समय को ज़ाया नहीं करते हुए आपकी जो आपने यूपीएससी या यूपीएससी के लिए जो पढ़ाई की है, ठीक है, उस पढ़ाई को आपको यूटिलाइज करना है इन सब एग्ज़ाम में, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि मोर और लेस इन सबों का भी सिलेबस जो है, इन सारे एग्ज़ाम्स का भी जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है, यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के बेस पे है, मॉडल पे है। तो इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपने जो अर्लियर पढ़ लिया है उसी के बेसिस पे आपको थोड़ा सा और रिफ़ाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स को और देखना पड़ेगा, और आप आराम से इन एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स में फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप बस अब नेक्स्ट ईयर का आप वेट करें, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो समय मिला है आप उसमें ये अदर एग्ज़ाम्स ज़रूर दें, सो दैट कि आपका अगर एग्ज़ाम्स ये सारे क्लियर होते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उस कॉन्फिडेंस जब बूस्ट होता है तो आप अदर एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी यूपीवीएससी में भी और अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो था ये वीडियो, ये खासकर मैंने सोचा कि जो नेक्स्ट वीक आने वाला रिजल्ट, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको करना क्या है, ठीक है।
और साथ ही साथ मैं ये बताना भी चाहूँगा जो कि मैं एक मेंस एसओ राइटिंग की एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, जिसमें मैं मॉडल आंसर क्या किस डायमेंशन में आपको सोचना है, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, खास करके जो बिगनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक आइडिया नहीं होता। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको ये नहीं बताया जाता कि थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस तरीके से किसी भी आंसर को अप्रोच करना है, ठीक है। तो बच्चों को नॉलेज तो है कि बैटल ऑफ बक्सर बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, क्या रीजन है, लेकिन किस तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना है, क्या किस तरीके से बहुत इम्पैक्टफुल मैनर में लिखना है। तो यही सोचकर मैंने एक मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आप मेरे अर्लियर वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मैंने किस किस तरीके से जो डायमेंशन सोच सकते हैं, पॉसिबल डायमेंशन, मैंने उसको कवर किया है, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें अगर आप ख़ास तौर पे बिगनर्स हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस मैं ज़रूर ले आऊँगा, मेंस आंसर राइटिंग का ही उसी क्रम में चलता रहेगा। और ख़ास करके जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जो प्रीलिम्स जिनका किसी वजह से रुक जाता है उनको मेरा ये कहना है कि आपने जो पढ़ा है वो ज़ाया नहीं होगा। आप ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्स के बारे में बताया, उन एग्ज़ाम्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।